बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। शाह रंगीला। जनान खाने में सारी औरतें मुख्तलिफ गिरोहों में बैठकर अपने अपने मौजू पर गुफ्तगू कर रही थी। एक जगह करा खातून, तकदीस खानम, मेहरुन्निसा, रानी गोरसिया देवी, हसीन और खूबसूरत राजकुमारी पार्वती देवी की माता बिशन कुमारी भी बैठी किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रही थी। दूसरे गिरोह में फरुख सियर की बेवा गोहर आरा, उसकी छोटी बहन राजकुमारी पार्वती देवी, बनारस के राजा मंसाराम की राजकुमारी अरुमा देवी और मोहम्मद अमीन खान की पोती और फैरोज मिर्जा की हसीन और खूबसूरत बेटी माहुल मुल्क बैठी किसी दूसरे मौजू पर गुफ्तगू कर रही थी। उस मौके पर माहुल मुल्क खसूसियत के साथ पार्वती देवी और राजकुमारी अरुमा के साथ बहुत घुली मिली सी दिखाई दे रही थी। हंस हंस कर उनसे बातें कर रही थी और वो भी बड़ी बेतकल्लुफी से खुशकुन अंदाज में कह कहे लगा रही थी। ऐसे में माहुल मुल्क कुछ सोचते हुए अपनी जगह से उठी, अपनी मां तकदीस खानम के पहलू में बैठ गई, अपना मुंह उसके कान के करीब ले गई और कहने लगी, अम्मा जरा राजकुमारी पार्वती और अरुमा की तरफ देखो, क्या ऐसी हसीन और खूबसूरत लड़कियां यहां मिलती हैं। तकदीस खानम ने घूरने के अंदाज में माहुल मुल्क की तरफ देखा, फिर कहने लगी, ये कहने से तुम्हारा क्या मकसद है, खुलकर कहो क्या कहना चाहती हो। माहुल मुल्क फिर अपना मुंह मां के करीब ले गई और कहने लगी, अम्मा बुरा ना मानना, मैंने अपने दिल में एक फैसला किया है और उस फैसले से आपको आगाह करना चाहती हूं। आगे आखिरी फैसला करना बड़ों का काम है। अम्मा, मेरा भाई शहाबुद्दीन आ रहा है। आप जानती है मेरे सगे भाइयों इबादुद्दीन और कावर्द खान के अलावा चचाजाद शरफुद्दीन, तीनों से शहाबुद्दीन खूबसूरत और फरमाबरदार है। अम्मा, अब वो जवान होकर लौट रहा है। मेरा दिल कहता है वो खूब कदावर, तवाना और कड़ियल होगा। अम्मा, मैंने अपने दिल में ये ठानी है कि जोधपुर की राजकुमारी पार्वती देवी को शहाबुद्दीन के लिए पसंद किया जाए और अरुमा देवी को अपने भाई कावर्द बेग के लिए मैं पसंद कर चुकी हूँ। तकदीस खानम और माहुल मुल्क को इस तरह बातें करते देखकर करा खातून भी उनकी तरफ मुतवज्जे हुई, क्योंकि वो तकदीस खानम के पास ही बैठी हुई थी। फिर तकदीस खानम को मुखातिब करते हुए कहने लगी, क्या कहती है मेरी बेटी। जवाब में सरगोशी करते हुए तकदीस खानम ने वो सारी गुफ्तगू करा खातून से कह दी थी जो माहुल मुल्क ने कही थी। ये सारी गुफ्तगू सुनकर करा खातून खुश हो गई थी। अपने और तकदीस खानम के दरमियान उसने जरा सी जगह बनाई, माहुल मुल्क को वहां बैठने के लिए कहा। जब माहुल मुल्क वहां बैठ गई तब करा खातून माहुल मुल्क और तकदीस खानम दोनों को मुखातिब करते हुए राजदाराना अंदाज में कहने लगी, जहां तक पार्वती का ताल्लुक है तो उसने यहीं हमारे हमसाए में गोहर आरा के साथ रहना है। उन दोनों की माता बिशन कुमारी भी यहीं कयाम करेगी। पहले शहाबुद्दीन को आने दो, शहाबुद्दीन भी यहीं रहेगा, पार्वती भी यहीं होगी। दोनों को एक दूसरे से मिलने का मौका फराहम करेंगे। अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे तो यकीनन हम पार्वती को शहाबुद्दीन के लिए पसंद कर लेंगे। यहां तक कहने के बाद करा खातून रुकी, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई कह रही थी, जहां तक अरुमा देवी का ताल्लुक है तो वो घर की बात है। यूं जानो वो हमारी मुट्ठी में है, इसलिए कि बनारस वालों से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। वो चंद दिन यहाँ रहेंगे, कुछ दिन हमारे यहाँ, कुछ दिन दिल्ली में अपने अजीजों के यहाँ कयाम करेंगे और रुखसत होते वक्त मैं मंसाराम और उसकी रानी गोरसिया देवी के कानों में ये बात डाल दूंगी कि हम राजकुमारी अरुमा देवी को कावर्द खान के लिए पसंद करते हैं। मेरे ख्याल में वो इनकार नहीं करेगी। करा खातून जब खामोश हुई तब तकदीस खानम उसे मुखातिब करके कहने लगी, करा मेरी बहन, अपनी इस भांजी को इस फैसले से भी आगाह करो जो इसका दादा इससे मुतालिक कर रहा है। अपनी मां तकदीस खानम के उन अल्फाज पर माहुल मुल्क चौंकी थी और तजस्सुस भरे अंदाज में अपनी खाला करा खातून की तरफ देखने लगी थी। उस मौके पर करा खातून मुस्कुराते हुए अपना मुंह माहुल मुल्क के करीब ले गई और कहने लगी, माहुल मुल्क मेरी बच्ची, तेरे मुतालिक तेरा दादा ये फैसला कर रहा है कि तुझे मेरे बड़े बेटे शरफुद्दीन के साथ मंसूब कर दिया जाए। बोल, क्या तुझे इस सिलसिले में कोई एतराज है। ये अल्फाज सुनकर माहुल मुल्क शर्माती लजाती हुई उठ खड़ी हुई, फिर धीमे से लहजे में कहने लगी, खाला मुझे क्या एतराज हो सकता है। उसके साथ ही वो तकरीबन भागती हुई वहां से हटी और फिर पहले की तरह राजकुमारी पार्वती गोहर आरा और राजकुमारी अरुमा के पास बैठकर बातें करने लगी थी। उस मौके पर मेहरुन्निसा को कुछ ख्याल गुजरा और वो करा खातून और तकदीस खानम की तरफ देखते हुए कहने लगी, घर पर इतने मेहमान आए हुए हैं, मेरे ख्याल में तुम दोनों बहनें उठकर कुछ खाने का भी एहतमाम करो। मेहरुन्निसा के उन अल्फाज के साथ ही
करा खातून और तकदीस खानम दोनों बहनें उठ खड़ी हुई थी। उस मौके पर माहुल मुल्क ने चौंकने के अंदाज में उनकी तरफ देखा, अपनी जगह से उठकर उनकी तरफ गई, फिर उन दोनों को मुखातिब करके कहने लगी, आप दोनों बहनें कहाँ जाने लगी हैं? करा खातून धीमे से लहजे में कहने लगी, बेटी, मेहमान आए हुए हैं, उनके खाने का एहतमाम करती हैं। माहुल मुल्क ने बड़े प्यारे अंदाज में एक हाथ में अपनी माँ तकदीस खानम का बाजू पकड़ा, दूसरे हाथ से अपनी खाला करा खातून का, दोनों को खींचकर अपनी नशिस्तों पर बिठा दिया। फिर कहने लगी, आप दोनों बहनें बैठें, आज खाने का एहतमाम मैं और हमारी बड़ी बहन गोहर आरा करेंगी। उसके साथ ही माहुल मुल्क पीछे हटी थी। उसके अल्फाज गोहर आरा ने भी सुन लिए थे। वो अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई थी। माहुल मुल्क का बाजू उसने पकड़ा, फिर कहने लगी, आओ, मैं और तुम मतबख की तरफ जाती हैं, पार्वती और आरुमा दोनों यहाँ बैठती हैं। गोहर आरा के ये अल्फाज सुनकर पहले पार्वती उठी, फिर आरुमा भी उठ खड़ी हुई। उसके साथ ही पार्वती कहने लगी, अगर आप दोनों मतबख की तरफ जाने लगी हैं तो हम भी जाती हैं, वहां काम में आपका हाथ बटा देंगी। उसके साथ ही वो चारों नशिस्तगाह से उठकर मतबख की तरफ होली थी। मतबख में उन्होंने थोड़ी देर काम किया होगा कि बाहर हवेली में उन्हें शोर सुनाई दिया। ये शोर सुनकर जब माहुल मुल्क मतबख से बाहर निकली तो उसने देखा दीवान खाने से सब मर्द उठकर बदहवासी के आलम में हवेली के सहन की तरफ जा रहे थे। उस मौके पर उसे हवेली के सहन में रोने की आवाजें भी सुनाई दी थी। ये सूरत हाल माहुल मुल्क के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। जनान खाने की तरफ गई। अपनी दादी मेहरुनिसा, अपनी माँ तकदीस खानम और करा खातून को मुखातिब करके कहने लगी, आप बाहर हवेली की तरफ देखें, न जाने क्या हुआ है, किसी के रोने की आवाज आ रही है। दीवान खाने से उठकर सब लोग बदहवासी के आलम में हवेली के सहन की तरफ जा रहे थे। माहुल मुल्क के उस इंकशाफ पर दीवान खाने में बैठी हुई सारी औरतें बदहवासी के आलम में उठी और जनान खाने से निकलकर हवेली के सहन की तरफ लपकी थी। माहुल मुल्क भी उनके साथ थी। इतनी देर तक गोहर आरा और राजकुमारी पार्वती और राजकुमारी अरुमा देवी भी मतबख से निकलकर उनके साथ होली थी। सब लोग जब हवेली के सहन में आए तो सहन में वो 4 मुसल्ला जवान जिन्हें मोहम्मद अमीन खान ने अली मर्दान, नासिर खुसरू, शहाबुद्दीन और समरा की मदद के लिए भिजवाया था, वो घोड़ों से अली मर्दान, नासिर खुसरू और समरा की लाशें उतार रहे थे। लाशों को उन्होंने घोड़ों से उतारकर हवेली के सहन में जहां घास थी वहां डाल दिया था। ये सूरत हाल घर के हर फर्द के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। माहुल मुल्क चीखे मारकर रोने लगी थी। बारी बारी हर लाश से लिपटकर उनकी पेशानियां चूम रही थी। मेहरुनिसा लाशों के करीब जाकर चकराई और सहन में गिर गई थी। शरफुद्दीन, इबादुद्दीन और कावरद खान उसे संभालने लगे थे, खुद भी रो रहे थे। तकदीस खानम और करा खातून दोनों बहनों की हालत नाकाबिले बर्दाश्त थी, रो रही थी, हल्के हल्के बैन कर रही थी। उस मौके पर मोहम्मद अमीन खान और उसका बड़ा बेटा फैरोज मिर्जा सख्ते के आलम में लाशों के पास खड़े थे। जो लोग लाशें लेकर आए थे उन्होंने पूरी तफसील दोनों बाप बेटे से कह दी थी। उस मौके पर मोहम्मद अमीन खान ने अपने बेटे फैरोज मिर्जा को मुखातिब किया, काश बताने वाला मुझे पहले बताता कि मेरे बच्चों को खतरा है तो मैं उनकी हिफाजत का एहतमाम कर लेता, लेकिन इनको कत्ल करने वाले बचेंगे नहीं, अपने बदतरीन अंजाम को जरूर पहुंचेंगे। यहां तक कहने के बाद मोहम्मद अमीन खान ने बदहवासी के आलम में इधर उधर देखा, फिर लाशें लाने वाले चारों को मुखातिब करके कहने लगा, ये तो मेरे घर के 3 फर्द हैं, इनके साथ मेरे घर का गोहरे आबदार भी था। ये जुमला अदा करते वक्त मोहम्मद अमीन खान की आवाज उसके हल्क में डूब गई थी। अंदर ही अंदर रो रहा था, हिचकियों को दबा रहा था, जाहिर में अपना भरम रखे हुए था। दोबारा लाशें लाने वालों को मुखातिब करके कहने लगा, बोलो मेरा वो गोहर कहाँ है? वो इस हवेली का उजाला, इस खानदान के लिए सरमाया लताफत, और वो मेरे शजराए नसब की फुलवारी में रोशन महताब जैसा था। बोलो मेरा बच्चा शहाबुद्दीन कहाँ है? यहां तक कहने के बाद मोहम्मद अमीन खान फट पड़ा, आंखों से आंसू बह निकले थे, हिचकियों को बड़ी मुश्किल से दबा रहा था। अपने बाप की यह हालत देखकर करीब ही खड़ा फैरोज मिर्जा टूट फूट गया था। जमीन की तरफ देखते हुए लम्हे भर के लिए खुलकर रोया, फिर एकदम संभल गया, सर को झटका दिया। उसके आंसू उस मौके पर जमीन पर गिरकर जज्ब हो गए थे। उस मौके पर करा खातून की हालत दीवानों जैसी हो गई थी। लाशें लाने वालों को मुखातिब करके वो चिल्ला उठी थी, बोलते क्यों नहीं हो? कहाँ है शहाबुद्दीन? इतनी देर तक हिम्मत करते हुए शरफुद्दीन, इबादुद्दीन और कावरद खान अंदर से मसहरियां उठा लाए थे और लाशों को उन पर डाल दिया गया था। लाशें लाने वाले चारों भी रो रहे थे। फिर उनमें से एक मोहम्मद अमीन खान को मुखातिब करते हुए कहने लगा, शहाबुद्दीन जिंदा है, हवेली के पास जो ऊंची फुलवारी बनी हुई है, अपने घोड़े की बाग पकड़े उसकी मुंडेर पर बैठा हुआ है, अंदर नहीं आता। उसका कहना है कि वो मुजरिम है।
अपने बाप, अपने चच्चा, अपनी चच्ची की हिफाजत नहीं कर सका, लिहाजा वो इस काबिल नहीं कि अपने अहले खाना को मुंह दिखाए। ये अल्फाज सुनकर माहुल मुल्क आपे से बाहर हो गई थी, चीखे मारकर रोने लगी थी। साथ ही बारी बारी शरफुद्दीन, इबादुद्दीन कावर्द खान की मिन्नतें करते हुए वो रोते चीखते हुए कह रही थी, खुदा के लिए मेरे भाई शहाबुद्दीन को अंदर लाओ। अमीन खान ने उस मौके पर अपने बेटे फेरोज मिर्जा की तरफ देखा, फिर कहने लगा, फेरोज मिर्जा, जा शहाबुद्दीन को अंदर ला। मैं जानता हूं तू भी आगाह है कि वो बड़ा जज्बाती, बड़ा हसास बच्चा है। जवान होकर पहले से भी ज्यादा खूबसूरत, पुरकशिश, जामा जेब हो गया होगा। जा उसे अंदर लेकर आ। उसने कभी तेरा कहा टाला नहीं, तेरे कहने पर फौरन अंदर चला आएगा। फेरोज मिर्जा रोते रोते संभला, हवेली के बैरूनी दरवाजे की तरफ चल दिया। शरफुद्दीन, जो शहाबुद्दीन का बड़ा भाई था, और दोनों चचाजाद भाई इबादुद्दीन और कावर्द खान भी फेरोज मिर्जा के पीछे हो लिए थे। जब हवेली के दरवाजे से बाहर निकले तो हवेली की दीवारों के साथ साथ जो फुलवारी बनी हुई थी, उसकी जो मुंडेर थी, वहां शहाबुद्दीन सर झुकाए बैठा रो रहा था। वो अपने घोड़े की बाग पकड़े हुए था। फेरोज मिर्जा उसके करीब जा खड़ा हुआ, इंतहाई दुख भरे अंदाज में उसे मुखातिब करके कहने लगा, वाह शहाबुद्दीन वाह, तुम जानते भी थे कि इस घर का हर फर्द तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, फिर भी तुमने लाशें अंदर भेज दी और खुद बाहर बैठे रहे ताकि हमारे दिल, हमारे जिगर पाश पाश हो जाए। इससे आगे फेरोज मिर्जा कुछ ना कह सका। आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी हो गई थी, आवाज डूब रही थी। अपने बड़े अब्बा की हालत देखते हुए शहाबुद्दीन उठा, उससे लिपट गया और उसके शाने पर सर रखकर रोने लगा था। फेरोज मिर्जा ने उसे अलहदा किया। फिर इबादुद्दीन, कावर्द खान और शरफुद्दीन बारी बारी उससे गले मिले। कावर्द खान ने उसके घोड़े की बाग पकड़ ली थी। शरफुद्दीन और इबादुद्दीन उसे सहारा देकर हवेली में दाखिल हुए। फेरोज मिर्जा भी उनके पीछे पीछे था। कावर्द खान उसके घोड़े को अस्तबल की तरफ ले गया था। सबसे पहले माहुल मुल्क दीवाना वार भागी, बुरी तरह शहाबुद्दीन से लिपट गई थी, फिर ज़ारो कतार रोने लगी थी। शहाबुद्दीन की हालत भी नाकाबिले बर्दाश्त थी, फूट फूट कर रो रहा था। माहुल मुल्क को उसने अलहदा किया। फिर उसकी माँ करा खातून और खाला तकदीस खानम के अलावा महरुनिसा ने उसे लिपटाकर प्यार किया। बाद में दादा अमीन खान ने उसे लिपटाया, उसकी पेशानी चूमी। उस मौके पर शहाबुद्दीन को न जाने क्या सूझी, उसने अपनी तलवार बेनियाम की, दोनों हाथों में तलवार को तोला, फिर तलवार उसने अपने दादा के कदमों में रखी और रिक्कत आमेज़ा आवाज में कहने लगा, दादा, मेरी ये तलवार उठाएं और मेरा खात्मा कर दें, इसलिए कि मैं सिर्फ अपना ही मुजरिम नहीं, कि मैं अपने बाप, अपने चच्चा, अपनी चच्ची की हिफाजत नहीं कर सका, आपका भी खताकार हूं कि मैं आपके दो बेटों, आपकी बहू को बचा ना सका। शहाबुद्दीन के अल्फाज सुनकर मोहम्मद अमीन खान दुख और गम में दोहरा हो गया था। झुका और शहाबुद्दीन को उठाया और कहने लगा, मेरे बच्चे, ऐसी बातें मत कर। ऐसी बातें करेगा तो अपने दादा को मार देगा, फिर उन तीनों के साथ मुझे भी दफन कराना। अपने दादा से हटकर शहाबुद्दीन ने फेरोज मिर्जा की तरफ देखा और रोती हुई आवाज में उसे कहने लगा, बड़े अब्बा, मैं आपका भी मुजरिम हूं। आपके दो भाई और आपकी भावज मेरे सामने मौत के घाट उतार दिए गए और मैं कुछ ना कर सका। फिर उसने अपनी दादी महरुनिसा की तरफ देखा, पहले से भी ज्यादा कर्ब खेज आवाज में उसे मुखातिब करके कहने लगा, दादी अम्मा, सबसे ज्यादा तो मैं आपका कसूरवार हूं। आपके दो सतून जैसे मजबूत बेटे और बहू मेरे सामने जानों से हाथ धो बैठे, सब मिलकर मुझे मारे, मुझे सजा दे, मुझे इतना मारे कि मेरे जिस्म से गोश्त नोच लें, मेरी हड्डियां पीस डालें। शहाबुद्दीन मजीद कुछ कहना चाहता था कि कुछ ना कह सका। माहौल मुल्क भाग के आगे बढ़ी, उसके मुंह पर हाथ रख दिया, उसके शाने पर सर रखते हुए धारों धार रोते हुए कहने लगी, भाई, खुदा के लिए ऐसे अल्फाज ना कहो, नहीं तो आपकी बहन मर जाएगी। अगर आपको अपनी बहन, अपनी माँ, अपने दादा, अपनी दादी, अपने भाइयों और दीगर अजीजों अकारिब की जरूरत है तो ऐसी बातें ना करें। उसके साथ ही माहुल मुल्क सिसकियां और हिचकियां लेते हुए शहाबुद्दीन के शाने पर सर रखकर रोने लगी थी। उस मौके पर अमीन खान शहाबुद्दीन की मां करा खातून के पास आया और बड़ी शफकत से उसे मुखातिब करके कहने लगा, करा खातून मेरी बेटी, अली मर्दान के मरने से जो चरका तुझे लगा है, उसके दुख, उसके सदमे से मैं आगाह हूं। ये भी तो सोचो, दुश्मन ने मेरे बेटे मारकर मेरे बाजू काट दिए हैं, क्या मुझे दुख, सदमा और तकलीफ ना हुई होगी? मेरी बच्ची,
देख शहाबुद्दीन की हालत क्या हो रही है। जिस वक्त वो यहां से गया था बचपने में था, अब जवानी की हदूद में दाखिल होकर आया है। कैसा खूबसूरत और दराज कद जवान बना है। इसको रोते हुए देखकर याद रखना, मैं इसकी हालत बर्दाश्त नहीं कर सकता। देख माहुल मुल्क खुद भी रो रही है और उसे भी रुला रही है। तू खुद आगे बढ़कर शहाबुद्दीन को तसल्ली और तशफ़ी दे। तू उसकी माँ है, तेरा कहना ना उसने कभी पहले टाला था और ना अब टालेगा। अमीन खान के उन अल्फाज के साथ ही करा खातून ने अपने आप को संभाल लिया। आंसू उसने पहुंचे, आंखें उसने साफ कर ली। आहिस्ता आहिस्ता अपने बेटे शहाबुद्दीन की तरफ बढ़ी थी। अमीन खान की ये गुफ्तगू करीब ही खड़ी गोहर आरा और उसकी छोटी बहन राजकुमारी पार्वती देवी ने सुन ली थी। लिहाजा वो दोनों बहनें भी एक दूसरे से गुफ्तगू करने के बाद शहाबुद्दीन और माहुल मुल्क की तरफ बढ़ी थी। दोनों के करीब जाकर करा खातून रुकी। बड़े सबर बड़े तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए उसने पहले दोनों को अलहदा किया, फिर शहाबुद्दीन को अपने साथ लिपटा लिया। उसका सर, उसकी पेशानी, उसके गाल चूमे, फिर गहरी मोहब्बत से कहने लगी, बेटे सब्र कर, अब रोना नहीं। ये समझना ये तेरी माँ का हुक्म है। इतनी देर तक गोहर आरा और राजकुमारी पार्वती भी करीब आ गई थी और उन्होंने माहुल मुल्क को संभाल लिया था। दोनों ने माहुल मुल्क को अपने साथ लिपटा लिया था। अपने आंचल के पल्लू से करा खातून ने पहले शहाबुद्दीन की आंखें खुश की, फिर पहली सी मोहब्बत में उसे मुखातिब करके कहने लगी, अगर तू संभलेगा तो देख तेरी बहन माहुल मुल्क भी संभल जाएगी। तेरी हालत देखते हुए उसकी अपनी हालत नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है। देख मेरे बच्चे, ये जो दोनों बच्चियां माहुल मुल्क को संभाल रही है, इनमें बड़ी जोधपुर के राजा और मरहूम बादशाह फर्रुखसियर की बेवा है और दूसरी उसकी छोटी बहन राजकुमारी पार्वती देवी है। ये बेचारी अपने बाप के साथ आज ही तेरे दादा को वजीर बनने पर मुबारकबाद देने के लिए आई थी। बनारस के राजा मनसाराम, उसकी रानी गोरसिया देवी और राजकुमारी अरोमा देवी भी आए हुए हैं। मनसाराम भी यही है। जोधपुर का राजा अजीत सिंह भी आया हुआ है। बेटे अब तू संभल, तेरी ये हालत तेरे दादा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, इसलिए मेरे बेटे अब रोना नहीं है। समरा की लाश के पास उसका बाप मनसाराम सतून की तरह चुप, उदास और अफसुर्दा खड़ा था, जबकि उसकी पत्नी गोरसिया और राजकुमारी अरुमा देवी दोनों समरा की लाश से लिपट कर रो रही थी। कुछ देर ऐसा ही समा रहा, फिर हाथ के इशारे से अमीन खान ने जोधपुर के राजा अजीत सिंह, बनारस के राजा मनसाराम के अलावा शहाबुद्दीन के बड़े भाई शरफुद्दीन और फैरोज मिर्जा के दोनों बेटों इबादुद्दीन और कावर्द खान को अपने पास बुलाया। फैरोज मिर्जा पहले ही उसके पास खड़ा हुआ था। फिर उन सबको मुखातिब करते हुए मोहम्मद अमीन खान कहने लगा, अजीजों, सब मिलकर लाशों को जनान खाने की तरफ ले जाओ और मर्दाने में दरिया बिछा दो, इसलिए कि थोड़ी देर तक लोग अफसोस करने के लिए आना शुरू हो जाएंगे। अमीन खान के कहने पर शरफुद्दीन, इबादुद्दीन, कावर्द खान फौरन हरकत में आए। लाशों की चारपाइयां उठाने के लिए जब फैरोज मिर्जा, राजा मनसाराम और राजा अजीत सिंह भी आगे बढ़े, तब फौरन लपक कर शहाबुद्दीन ने फैरोज मिर्जा का हाथ पकड़ लिया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, बड़े अब्बा, आप दादा के पास ही खड़े रहें, ये काम हम खुद कर लेंगे। उसके बाद वो जोधपुर के राजा अजीत सिंह और बनारस के राजा मनसाराम के सामने आन खड़ा हुआ और कहने लगा, आप दादा के पास रहें, दादा ने जो काम कहा है ये आप लोगों का नहीं, हमारे करने का है। फिर शहाबुद्दीन उस जगह आया जहां उसका बड़ा भाई शरफुद्दीन और चचा जाद और खाला जाद इबादुद्दीन और कावर्द खान खड़े हुए थे। शहाबुद्दीन और शरफुद्दीन ने पहले समरा की खाट उठाई और उसे अंदर ले गए। इबादुद्दीन और कावर्द खान ने अपने चचा अली मर्दान की लाश अंदर ले जा रहे थे। शहाबुद्दीन और शरफुद्दीन वापस लौटे और नासिर खुसरू की लाश भी उठाकर जनान खाने में ले गए थे। उसके बाद शहाबुद्दीन अपनी दादी मेहरुन्निसा के पास आया। मेहरुन्निसा उसे अपने करीब देखकर कुछ देर तक अपने होंठ काट कर उसकी तरफ देखती रही, फिर बाजू फैला दिए। पहले जी भर कर उसे प्यार किया, अपने साथ कुछ देर लिपटाए रखा। फिर शहाबुद्दीन उसे मुखातिब करके कहने लगा, दादी अम्मा, आप सारी औरतों को लेकर जनान खाने की तरफ चली जाएं, लाशें हमने वहीं रख दी हैं। शहाबुद्दीन के कहने पर मेहरुन्निसा हरकत में आई, सारी औरतों को अपने साथ जनान खाने की तरफ ले गई थी, जबकि आसपास के घरों और हवेलियों के लोग अफसोस के लिए अमीन खान की हवेली में जमा होने शुरू हो गए थे। उसी रोज इंतहाई गमजदा और दुख भरे माहौल में मरने वाले तीनों को दफन कर दिया गया था। बड़ा बादशाहगर हसन अली एक रोज अपने जाती कमरे में अकेला बैठा गहरी सोचों में डूबा हुआ था कि कमरे में मालियाती अमूर में उसका नायब रतन चंद दाखिल हुआ। वो बड़ा तेज, बड़ा चालाक और बड़ा होशियार इंसान था। उसकी आमद पर हसन अली चौंका, अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। रतन चंद कदम आगे बढ़ा और उसके सामने बैठ गया। हसन अली भी बैठ गया। कुछ देर खामोशी रही, फिर बड़े पुरफरेब और मकाराना अंदाज में
रतन चंद हसन अली को मुखातिब करते हुए कहने लगा, हसन अली, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक मौजू पर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं। हसन अली ने गौर से उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, कहो तुम क्या कहना चाहते हो? क्या पहले मैंने कभी तुम्हारी बात, तुम्हारे किसी मशवरे को महसूस किया है? हसन अली की उस गुफ्तगू से रतन चंद को हौसला हुआ था, फिर कहने लगा, हसन अली, जिस मामले का मैं जिक्र करने लगा हूं, पहले भी ऐसा ही मामला हुआ था, लेकिन मैं बर्दाश्त कर गया था, चुप रहा था। इससे पहले एक मौके पर जब आपके छोटे भाई हुसैन अली को माले गनीमत मिला था, तो उस माले गनीमत से भी वो आपका हिस्सा खा गया था। अब जिस वक्त वो आगरा पर हमलावर हुआ था, तो वहां से उसे माले गनीमत की सूरत में इस कदर दौलत हाथ लगी जिसका कोई शुमार नहीं है। क्या माले गनीमत के उस ढेर में से हुसैन अली ने कुछ आपको भी दिया है? रतन चंद के उन अल्फाज के जवाब में हसन अली की पेशानी पर बल पड़ गए थे, चेहरे पर गुस्से के तासुरात भी नमूदार हो गए थे। ये सूरत हाल देखते हुए रतन चंद किसी हद तक परेशान हो गया था। फिर जल्द ही उसकी ये परेशानी जाती रही, इसलिए कि हसन अली उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, रतन चंद, तुम्हारी आमद से पहले मैं भी इसी मौजू पर सोच रहा था। पहली बार जब मेरे छोटे भाई हुसैन अली के हाथ माले गनीमत लगा था, तो कुछ देर तक तो मैं इंतजार करता रहा कि शायद वो माले गनीमत की तकसीम के सिलसिले में किसी वक्त मुझसे गुफ्तगू करे, लेकिन अफसोस उसने उस मौजू पर कभी एक लफ्ज भी ना कहा। उस वक्त का माले गनीमत वो सब का सब खुद हजम कर गया। अब जो आगरा पर हमले के दौरान उसके हाथ माले गनीमत लगा, वो पहले माले गनीमत की निस्बत बहुत ज्यादा है। रतन चंद, इस मामले की तरफ सिर्फ तुमने ही मुझे इशारा नहीं दिया, इससे पहले और बहुत से लोग मुझे ये इशारा कर चुके हैं कि आगरा से जो माले गनीमत हासिल हुआ है वो लाइंतहा किस्म का है। तुम्हारी आमद से पहले मैं इसी मौजू से मुतालिक सोच रहा था कि मुझे हुसैन अली से इस सिलसिले में किस तरह गुफ्तगू करनी चाहिए। जवाब में रतन चंद कुछ देर तक गौर से हसन अली की तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, हुसैन अली थोड़ी देर तक आपके पास ही आएगा, इसलिए कि मैं उसके पास से उठकर आपकी तरफ आया हूँ। वो भी आपकी तरफ आने की तैयारी कर रहा है। मैं अब जाता हूँ, इसलिए कि उसकी आमद तक मेरा यहाँ रहना मुनासिब नहीं। लेकिन जाते जाते एक बात जरूर कहूँ कि जो ही हुसैन अली आपके पास आए, फिलफौर माले गनीमत की तकसीम से मुतालिक गुफ्तगू ना कीजिएगा। इस तरह उसे शको शुबा हो जाएगा कि किसी ने उस सिलसिले में आपको बहकाया है। पहले सल्तनत के अमूर से मुतालिक उससे गुफ्तगू की जाए और फिर बात से बात निकालकर माले गनीमत की तकसीम का भी जिक्र लाया जाए। इस तरह मामला दुरुस्त और एहसन तरीके से निमट जाएगा। रतन चंद के उन अल्फाज पर हसन अली मुस्कुराया और कहने लगा, अब तुम जाओ, जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। रतन चंद अपनी उस कारगुजारी पर मुतमईन और खुश हो गया था और एक तरह से खुशी का इजहार करता बगलें बजाता वहां से निकल गया था। कोई ज्यादा देर ना गुजरी थी कि उस कमरे में छोटा बादशाहगर हुसैन अली दाखिल हुआ। जिस तरह रतन चंद की आमद पर हसन अली ने उठकर उसका इस्तकबाल किया था, ऐसा ही उसने हुसैन अली का भी किया। फिर दोनों भाई आमने सामने बैठ गए। गुफ्तगू का आगाज छोटे भाई हुसैन अली ने किया और हसन अली को मुखातिब करके कहने लगा, भाई, मैं एक इंतहाई अहम मौजू पर आपसे गुफ्तगू करने के लिए आया हूं और ये मौजू एक तरह से कई जहतों पर मोहित है। हसन अली ने गौर से उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, कहो तुम क्या कहना चाहते हो, मैं तुम्हारी हर बात गौर से सुनूंगा। इस पर हुसैन अली ने गला साफ किया, कुछ सोचा, फिर कहने लगा, पहली बात जो हमारी तवक्को के खिलाफ हुई है वो ये कि मोहम्मद शाह ने मोहम्मद अमीन खान को वजीर बना लिया है। ऐसा उसे हरगिज नहीं करना चाहिए था। आप भी इस सिलसिले में चुप हैं। फरुख सियर, रफ़ीउ दराजात और रफ़ीउ दौला के दौर में आपने कभी ऐसी चुप इख्तियार नहीं की थी। मैं आपकी तरफ से किसी रद्द अमल का इंतजार कर रहा हूं। आपको इस सिलसिले में मोहम्मद शाह से बात करनी चाहिए और उसे इस बात पर आमादा करना चाहिए कि मोहम्मद अमीन खान को वजारत के ओहदे से हटा दे। दूसरा मौजू जिस पर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं वो ये कि हमारे आदमियों ने मोहम्मद अमीन खान को खूब चरका लगाया है। हमने अपने जो आदमी कंधार से आने वालों का खात्मा करने के लिए रवाना किए थे, उन्हें कामयाबी हुई है। अमीन खान के दो बेटों अली मर्दान और नासिर खुसरू का काम तमाम कर दिया गया है और अमीन खान से हमारी अदावत की सबसे बड़ी वजह बनारस के राजा मनसाराम की बेटी समरा थी, वो भी मारी जा चुकी है। अब मुझे अफसोस इस बात का है कि कंधार से आने वाले 4 थे, सिर्फ 3 का खात्मा हुआ। अली मर्दान का छोटा बेटा लाशों को लेकर दहली पहुंच चुका है। अब वो हमारे खिलाफ किसी इंतकामी कार्रवाई की इब्तदा भी कर सकते हैं। तीसरा मौजू जो मैं जेर बहस लाना चाहता हूं वो ये कि दक्कन की तरफ मोहम्मद अमीन खान का भतीजा निजामुल मुल्क ताकत और कुव्वत पकड़ता जा रहा है और वो किसी भी वक्त हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर नमूदार हो सकता है। लिहाजा वक्त जाया किए बगैर हमें इसका तदारुक करना होगा। यहां तक कहने के बाद हुसैन अली जब खामोश हुआ
तब हसन अली उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, जहां तक अमीन खान के वजीर मुकर्रर किए जाने का ताल्लुक है तो मोहम्मद शाह के उस फैसले से मैं भी इख्तलाफ रखता हूं, इसलिए कि हमारे दुश्मनों में अमीन खान का नाम सरे फहरिस्त है। लिहाजा हमारा एक दुश्मन कैसे ममलुकत का वजीर हो सकता है, और वो भी हमारे होते हुए। दूसरा मौजू कोई इतनी अहमियत नहीं रखता। तुम कहते हो कि अली मर्दान नासिर खुसरो और नासिर खुसरो की बीवी के मरने के बाद वो हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर सकते हैं। क्या इंतकामी कार्रवाई करेंगे? सल्तनत के सारे लश्करी, सारी ताकत और कुव्वत हमारी मुट्ठी में है। इस वक्त भी मोहम्मद अमीन खान नाम का वजीर है, कोई इंतकामी कार्रवाई करने के वो काबिल ही नहीं है। तुम्हारा तीसरा मौजू निजामुल मुल्क के मुतालिक है। निजामुल मुल्क दूर उफ्तादा दक्कन में बैठा हुआ है, वहां वो कितनी भी ताकत और कुव्वत जमा कर ले, कामयाब हरगिज नहीं हो सकता। इसलिए कि दक्कन ही में हमारे दो नामवर सालार सफदर अली और आलम अली दो बड़े बड़े लश्करों के साथ मुकीम है। निजामुल मुल्क अगर दक्कन में ताकत और कुव्वत पकड़ भी लेता है तो उस ताकत और कुव्वत के साथ वो हरकत में आते हुए दहली की तरफ नहीं आ सकता, इसलिए कि रास्ते में सफदर अली और आलम अली पड़ते हैं और वो दोनों मिलकर निजामुल मुल्क का खात्मा करके रख देंगे। अगर निजामुल मुल्क ज्यादा फैल गया तो हम ईरान के बादशाह हुसैन शाह से भी मदद ले सकते हैं। फिक्र की कोई बात नहीं है। तुम्हारी आमद से पहले मुझ तक ये खबर पहुंच चुकी है कि हमने जो अपने आदमी मोहम्मद अमीन खान के बेटों, उसकी बहू और पोते का खात्मा करने के लिए भेजे थे वो कामयाब रहे हैं, लेकिन ये कामयाबी मेरे भाई बड़ी महंगी है। हमारे 7 आदमी गए थे जिनमें से 5 मारे जा चुके हैं। सिर्फ सफदर अली का भाई मंसूर अली और आलम अली का भाई सुल्तान अली अपनी जानें बचा सके हैं। सुना है दोनों सफदर अली और आलम अली की तरफ भागने में कामयाब हुए हैं। यह कामयाबी कोई कामयाबी नहीं है, इसलिए कि अगर अमीन खान के 3 आदमी मरे हैं तो हमारे 5 उस टकराव में काम आ गए हैं। हसन अली मजीद कुछ कहना चाहता था कि उसकी बात काटते हुए हुसैन अली बोल पड़ा, हसन अली मेरे भाई, मैं तुम्हारे इन अल्फाज से इत्तेफाक नहीं करता। इस टकराव में हमें शानदार फतह हासिल हुई है। हमारा दुश्मन मोहम्मद अमीन खान है। इस टकराव में उसके 2 बेटे और 1 बहू मारी गई है। ये बताओ कि हमारा क्या नुकसान हुआ है? हमारे जो 5 आदमी मारे गए हैं वो कौन सा हमारे अजीजो अकारीब रिश्तेदार थे, आम आदमी थे, बस हमारे मुहाफिज दस्तों का एक हिस्सा थे। उनका काम ही हमारी हिफाजत करना है और यूं वो हमारी हिफाजत करते हुए मारे गए हैं। लिहाजा हम घाटे में नहीं, फायदे में हैं। हाँ, अगर सफदर अली का भाई मंसूर अली और आलम अली का भाई सुल्तान अली उस टकराव में काम आ जाते तो फिर हम समझते कि हमारा नुकसान हुआ है, इसलिए कि ये हमारे अजीज और रिश्तेदार हैं। यहां तक कहने के बाद हुसैन अली जब रुका तब उसकी तरफ गौर से देखते हुए हसन अली कहने लगा, हुसैन अली, तुमने सिर्फ 3 मौजू पर गुफ्तगू की है, जबकि मौजू 4 थे जिन पर गुफ्तगू होनी चाहिए थी। हुसैन अली ने उस मौके पर चौंकने के अंदाज में हसन अली की तरफ देखा, फिर उसकी तजस्सुस भरी आवाज सुनाई दी, चौथा मौजू कौन सा है? अगर कोई है तो आप उस मौजू पर गुफ्तगू की इब्तिदा कर दें। गुस्से भरे अंदाज में हसन अली ने हुसैन अली की तरफ देखा, फिर कहने लगा, वो तो मैं करूंगा ही हुसैन अली। बात दरअसल ये है कि आगरा पर हमलावर होने से पहले भी तुम्हारे हाथ माले गनीमत की सूरत में बहुत कुछ लगा था, लेकिन वो सारा माले गनीमत तुमने अपने पास रख लिया। किसी एक मौके पर भी तुमने मुझे नहीं बताया कि इतना माले गनीमत तुम्हारे हाथ लगा और उसमें से तुम्हारा हिस्सा कितना है और मेरा हिस्सा कितना होना चाहिए था। लेकिन मैं बोला नहीं, खामोश रहा। अब जबकि तुम आगरा पर हमलावर हुए तो उस हमले के दौरान बेशुमार दौलत तुम्हारे हाथ लगी। क्या उससे मुतालिक भी तुमने मुझे कोई खबर की? जो कुछ तुम्हें वहां से मिला सब कुछ ही तुमने अपने पास रख लिया। क्या तुम्हारे इस रवैये से हम दोनों भाइयों के दरमियान गलत फहमियां और शकूक व शुबहात जन्म न लेंगे? हसन अली के खामोश होने पर हुसैन अली शिकवों भरी आवाज में कहने लगा, तो इसका मतलब है आप मुझसे हिसाब लेने लगे हैं। हुसैन अली के उन अल्फाज के जवाब में बड़े खुरदरे लहजे में हसन अली कहने लगा, हिसाब लेना चाहिए और आपस का हिसाब साफ भी होना चाहिए। याद रखना, माल के सिलसिले में जब दिलों में गलत फहमियां और शुबहात जन्म लेते हैं तो ये शुबहात आहिस्ता आहिस्ता फैलते चले जाते हैं और फिर एक दिन अदावत और दुश्मनी का रूप धार लेते हैं। और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों भाइयों के दरमियान ऐसी अदावत और दुश्मनी की दीवार खड़ी हो जाए। हुसैन अली ने अपने बड़े भाई हसन अली की उस गुफ्तगू को खासा नापसंद किया था। उसके चेहरे पर नागवारी के असरात नमूदार हुए थे। करीब था कि दोनों भाई आपस में उलझ जाते, हाथापाई पर भी उतर आते कि ऐन उसी लम्हे मकरो फरेब का माहिर रतन चंद फिर लौट आया। उसे देखते हुए दोनों भाई खामोश हो गए। हुसैन अली ने उस मौके पर हाथ के इशारे से रतन चंद को जरा दूर ही रोका, फिर धीमे लहजे में हसन अली को मुखातिब करके कहने लगा, माले गनीमत में से आपका हिस्सा आपको मिल जाएगा।
उसके बाद वो गुस्से का इजहार करते हुए वहां से उठकर चला गया था। मुअर्रिखीन इस बात की तस्दीक करते हैं कि मोहम्मद शाह की तख्त नशीनी के बाद गो बादशाहगरों की गिरफ्त हुकूमत पर बदस्तूर कायम रही, लेकिन दोनों भाइयों के दरमियान माले गनीमत की तकसीम पर तनाज़े उठ खड़ा हुआ था। जो माले गनीमत आगरा से हासिल हुआ था उस पर दोनों भाइयों में इख्तलाफात उठ खड़े हुए और मुअर्रिखीन जोर देकर यह भी लिखते हैं कि आखिरकार छोटे बादशाहगर हुसैन अली ने बड़े बादशाहगर हसन अली को 20 लाख रुपए की रकम माले गनीमत में उसके हिस्से के तौर पर अदा कर दी थी। इस वाक़े के बाद दोनों भाइयों के ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। हसन अली ने तमाम नज़्मो नस्क रतन चंद के हाथ में दे दिया था। अब वह हुसैन अली पर कम ही एतबार करने लगा था। रतन चंद न सिर्फ बदउनवान शख्स था बल्कि वह मुसलमानों के मजहबी अमूर में मुदाखलत भी कर रहा था, जिसकी वजह से अवाम हुकूमत के अलावा बादशाहगरों से भी बददिल होना शुरू हो गए थे।